ओके, सो हमने कल जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और मूविंग बाउंड्री वर्क को जो है वो उस टॉपिक को स्टडी किया था, ठीक है। तो आई टोल्ड यू कि हमारे पास 4 डिफरेंट सिनेरियोज जो हमने स्टडी किए थे, जहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, ठीक है। तो उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस देन एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए किस तरह से करेंगे, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है उसकी कंसिडरेशन जब होगी तो सिंपली हमने क्या करना था, इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम जो है वो रिप्लेस करना था जो प्रेशर की इक्वेशन है, ठीक है। और फिर देन हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सिमिलर वे में हमने जो है फिर वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए किया था, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेसिकली एक रियल प्रोसेस की होता है, जिसमें क्योंकि देखिए आइसोथर्मल में हम जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे थे तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था। जब आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें हीट ट्रांसफर भी अकर हो रहा होता है, ठीक है। देयरफॉर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, ठीक है, वो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि सम पावर टू द सम रेस्ट पावर रेस्ट टू द वॉल्यूम, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। पी यानी कि पी वी एन इक्वल टू सी होता है, ठीक है। और ये एन की वैल्यू जो डिपेंड कर रही होती है कि आपका जो प्रोसेस है वो किस तरह से अकर हो रहा है, यानी कि उसमें हीट ट्रांसफर कितना है और उसमें वर्क डन की जो है वो कितना अकर हो रहा है, उसकी बेसिस पे आपके पास एन की वैल्यू डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो देन हमने इसके इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया था। अगेन सेम आपके पास जो है वो मेथड था कि आप जो प्रेशर है उसकी जगह पे एक फंक्शन रिप्लेस कर देंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का जो फंक्शन होगा, और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करवा लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, सो आज एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपकी बुक की एग्जाम्पल है, लेकिन अच्छी एग्जाम्पल है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज बेसिकली कि आपके पास जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई आउटसाइड स्प्रिंग हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर हो सकता है विद इन योर सिस्टम, ठीक है। तो आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, दैट कंटेन्स 0.05 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस इनिशियली एट 200 किलो पास्कल, ठीक है। तो हमारे पास जो भी है इस सिस्टम के अंदर गैस है, ठीक है, उसका इनिशियल प्रेशर जो है 200 किलो पास्कल है, ठीक है। और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 0.05 मीटर क्यूब है। एट दिस स्टेट अ लीनियर स्प्रिंग दैट हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 150 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो स्प्रिंग है, ठीक है, इज टचिंग द पिस्टन बट एग्जर्टिंग नो फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो इस केस में ये बिल्कुल जो है वो अनस्ट्रेच कंडीशन में, यानी कि इस पे कोई ना इस पे कोई कंप्रेशन फोर्स अप्लाई हो रही है, ना इसको ना ये स्ट्रेच हो रही है स्प्रिंग, ठीक है। ये बिल्कुल जो है वो अपनी अनस्ट्रेच कंडीशन में है, ठीक है, ओरिजिनल जो कंडीशन है उसमें, ठीक है, और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है, ठीक है। अब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगी, ओके, causing the piston to rise and to compress the spring until the volume inside the cylinder doubles, ठीक है। अच्छा, जब हम इसके ऊपर हीट अप्लाई कर रहे हैं तो जो इनसाइड जो गैस है, ठीक है, वो एक्सपेंड कर रही है, और इसका वॉल्यूम जो है वो 0.05 से ट्वाइस हो गया है, ठीक है, यानी कि डबल हो गया, ठीक है। सेकंड, जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गई है। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वो एक एडिशनल फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रही होगी ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन, ठीक है। और ये जो टॉप पे आपके पास एडिशनल प्रेशर आएगा, ठीक है, ये एडिशनल फोर्स आएगी, उसकी वजह से एक एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा विद इन योर सिस्टम, ठीक है। सो इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.25 मीटर स्क्वायर, हमने फाइंड आउट क्या करना है, द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर फाइनल प्रेशर क्या होगा, ठीक है। सेकेंड, टोटल वर्क डन कितना अकर हो रहा है। थर्ड, द फ्रैक्शन ऑफ दिस वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग टू कंप्रेस, ठीक है। और जो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन है जो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए यूज हो रहा है, ओके। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिस्टम को एनालाइज करें ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, वो इनिशियली 200 किलो पास्कल पे आपके पास गैस मौजूद है, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर आपके पास 200 किलो पास्कल है, ठीक है, विद अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 0.01
0.05 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम आ गया 0.05 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। सेकंड, जब हमें सेकंड स्टेट क्या गिवन है कि नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड एंड causing the piston to rise and to compress the spring until the volume inside the cylinder doubles, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर ये बात अगर मैं रिकॉल करवाऊं कि जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, स्प्रिंग जो डिपेंडेंट होती है वो एक इक्वेशन पे वर्क कर रही होती है जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ या स्प्रिंग स्प्रिंग इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन होता है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, ठीक है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होती है कि इसमें कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट अकर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, वो भी एज अ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि फाइनल वैल्यू क्या होगी इस प्रेशर की, ठीक है। ये P2, अभी मैंने P2 की वैल्यू यहाँ पे आपको शो की हुई है, लेकिन जब आप इनिशियली विदाउट कैलकुलेशन आपको ये नंबर पता नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास P2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेकंड, इस प्रेशर 2 के ऊपर आपके पास जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 0.05 से ट्वाइस हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली जब एक्सपेंशन हो रही होती है, ठीक है, तो आपके पास जो प्रेशर है वो यूजुअली डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग मौजूद है, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नली एक फोर्स मौजूद है, तो देयरफॉर जो प्रेशर है वो राइज कर रहा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिसको रोक रही है कि आप इसको एक्सपेंशन नहीं होने दें, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि सर यानी कि सर अगर स्प्रिंग नहीं होता तो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाता। अगर कौन सी स्प्रिंग जो अगर अगर स्प्रिंग नहीं होती, ठीक है, लेट्स से जैसे कि हमने कल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस देखा था, ठीक है, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे आपके पास ये कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, और एक्सपेंशन भी ऐसे होती है, ठीक है। अब अगर एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में होती तो क्या होता कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता, ठीक है ना। जी सर। सिमिलरली जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था जहाँ पे हमने हीट ट्रांसफर भी किया है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, इस केस में भी अगर आप नोटिस करोगे तो जब एक्सपेंशन होगी, ठीक है, तो एक्सपेंशन के केस में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, उस केस में आपके पास प्रेशर जो है वो फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक एडिशनल उसके जी ऊपर सर। फोर्स कर रही है उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब की पॉइंट्स तो मैंने समझा दिए, अब सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम था वो V1 था, 0.05 मीटर क्यूब था। अब उसको हमने ट्वाइस कर दिया है, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V2 हो जाएगा, 0.1 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ इसको मैं बताता हूँ। इसकी बेसिस पे आप बेसिकली स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि जो आपके पास पिस्टन सिलेंडर डिवाइस मौजूद है, ठीक है, इसमें जो भी स्प्रिंग चेंज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डेल्टा एक्स, ठीक है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा डेल्टा एक्स, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मुझे डेल्टा वी पता चल जाए तो। क्योंकि जो पिस्टन का सिलेंडर है, सॉरी, सिलेंडर का पिस्टन जो है, ठीक है, उसका एरिया कांस्टेंट है, तो जो टोटल वॉल्यूम कवर हो रहा होगा वो ए इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ए इंटू डेल्टा एक्स आपके पास टोटल वॉल्यूम डेल्टा वी को शो करेगा, ठीक है। तो आप सिंपली अगर मैं डेल्टा वी फाइंड आउट कर लूँ तो मैं डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम पता करूंगा कितना हुआ है। चेंज इन वॉल्यूम यानी कि एक्सपेंशन कितनी हुई है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम जो है फाइनल ये है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास V1 था, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये टोटल कितना एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपेंशन तो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसको मुझे एरिया से डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि मैं डिस्टेंस को कवर निकाल लूँ कितना आ जाए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक एरर है जिसको मैं फॉरन से बेहतर है कि लिखूँ यहाँ पे ये
मीटर क्यूब में नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा, सही है ना? ओके, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में 0.2 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा, वंस आपके पास स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट आ गई है, तो लाइक आई हैव शोन यू कि स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेट कर रही होती है हुक्स लॉ के साथ फोर्स इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन था यहाँ पे, ठीक है, वो है आपके पास 150 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, नाउ वी कैन इजीली सॉल्व इट। आपके पास स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी 150 इंटू 0.2। सर जी, हमें प्रेशर दिया हुआ है क्या? नहीं प्रेशर, कौन सा प्रेशर? सर ये एक स्लाइड पीछे कीजिए। इनिशियल प्रेशर ना, जी सर। इनिशियल प्रेशर गिवन है 200 नहीं किलो सर, ये पास्कल। फाइनल प्रेशर नहीं नहीं 320। नहीं, ये तो मैंने अभी आपको, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे, ये अभी इनिशियली आपको वैल्यू नहीं पता होगी। ओके काइंडली सर। माइक म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। इनिशियली आपके पास ये वैल्यू पता नहीं होगी, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ओके, सो ओके सर, मेरे पास एक छोटा सा सवाल था। जी अगर हमारे पास प्रेशर गिवन हो तो हम लोग पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स वहां से हम लोग निकाल सकते हैं? वो जी निकाल सकते प्रेशर हैं। मतलब यही है। ऑपोजिट केस भी हो सकता है, आपको हो सकता है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो, ठीक है, लेट्स सपोज, यस सर। तो आप वहां से कर सकते हैं, ओके सर, ओके थैंक सर, ठीक हो गया। ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब हम स्प्रिंग फोर्स पता चल गई है, तो लाइक आई यू टोल्ड मी कि हम एरिया से डिवाइड करवा के यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स का ख्याल रखना, यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो किलो न्यूटन पर मीटर में था, मैंने इसको मीटर से मल्टीप्लाई किया, तो फोर्स जो आई है वो किलो न्यूटन में आई है, ठीक है। अब जब एरिया से डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है, एरिया हमारे पास है 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो फोर्स कैलकुलेट होगी वो किलो पास्कल में आएगी, क्योंकि यहाँ पे किलो आ रहा है ना, ठीक है। 30 किलो न्यूटन है ना, तो जो आपके पास फोर्स कैलकुलेट होगी वो 120 किलो पास्कल में आएगी, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो 10⁻³ लिख लो, वो ज़्यादा आपके लिए फिर कंफ्यूजन खत्म कर देगा, ठीक है। तो वंस आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ गई है, सॉरी स्प्रिंग का प्रेशर आ गया विच इज 120 किलो पास्कल, ठीक है। नाउ जो इनिशियल प्रेशर था हमारे पास, ठीक है, वो 200 किलो पास्कल था, उसमें जो एडिशनल प्रेशर आया बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग वो 120 किलो पास्कल है, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल प्रेशर डेवलप हो रहा होगा विद इन द सिस्टम वो 320 किलो पास्कल के इक्वल होगा। ओके हो गया? तो अब पहला जो हमारे पास पार्ट था वो तो सॉल्व हो गया कि इस सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। पार्ट 2 क्या है? टोटल वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। अच्छा, टोटल वर्क डन कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टोटल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व ऑन अ पीवी डायग्राम होता है, ठीक है। यानी कि पी और बी के जो टोटल इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो आपके पास टोटल वर्क डन को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय सिंपली कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई कर्व होता तो मैं उसको इंटीग्रेट कर लेता एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल ज्योमेट्री है। ओके, इसको हम विदाउट एनी विदाउट एनी इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये बात हो कि भाई हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन स्टिल डू इट। आप क्या करेंगे? लाइन की एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे फॉर द केस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर आप वो करना चाहते हैं तो मैं वो भी सिखा दूंगा बाद में, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास नहीं, बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। इस वक्त क्योंकि ये बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, इसको हम विदाउट एनी इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो आपके पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस टोटल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं अगर इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मुझे टोटल वर्क डन पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास वर्क डन क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? उसकी जो हाइट है और जो लेंथ है, ठीक है ना। तो लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ, आप जो भी इसको राइट करना चाहें, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल आ जाएगा। सेकेंड है मेरे पास ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस ये हो जाएगी
और हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है। और दोनों की मुझे वैल्यूज पता है, तो आई कैन इजिली कैलकुलेट कि आपके पास फाइनल एरिया क्या होगा, ठीक है। तो राइट करते हैं यहाँ पे वर्क डन के लिए। तो एरिया अंडर द कर्व हैविंग टू पार्ट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपके पास ओके, ये 2 लिखा हुआ है, इसको प्लीज चेंज कर ले, मैंने रात को चेंज किया था, आई डोंट नो सेव क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वर्क डन ऑफ द एरिया 1, वर्क डन ऑफ द एरिया 2, ठीक है। जो वर्क डन ऑफ द एरिया 1 है, ठीक है, वो रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल आपके पास वहाँ पे प्रेशर 1 और प्रेशर 2 के फॉर्म में शो हो रहा था, ठीक है। आई कैन डू दिस थिंग, अगर आप लोग मुझे सिर्फ 1 सेकंड के लिए इजाज़त दें तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूँ, ठीक है, ओके ओके। सो अब ना आप इस ट्राइंगल से इसको जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन जो 1 होगा, ठीक है, 1 एरिया जो होगा आपके पास वो रेक्टेंगल का है, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए आप सिंपली प्रेशर, यानी कि प्रेशर एट दिस पॉइंट P1, ठीक है, जो इसका विड्थ हो जाएगी, जो लेंथ हो जाएगी कितनी होगी, V2 माइनस V1, ठीक है ना। V2 माइनस V1 इसकी लेंथ हो गई और प्रेशर इसकी जो हाइट हो गई, ठीक है। तो पहला रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपके पास, इसको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, प्रेशर 200 किलो पास्कल था, चेंज इन वॉल्यूम जो आपके पास आ रहा है वो 0.1 माइनस 0.05 है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसकी वो किलो जूल्स में आएगी, ठीक है। किलो जूल्स में इसलिए आ रही है कि यहाँ पे हमने प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में सब्सटीट्यूट किया था, ठीक है। अगर आपको यहाँ से इस तरह से डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पे आप 10⁻³ रख के भी कर सकते हैं, ओके। सेकेंड इज कि आप सेकंड एरिया जो होगा वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, ठीक है। ट्राइंगल के एरिया के लिए आप हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हाफ बेस क्या हो गई आपके पास, अगेन V2 माइनस V1 हो जाएगी, ठीक है। और हाइट क्या होगी, हाइट के लिए आपके पास जो प्रेशर P2 है माइनस P1, ठीक है। तो हाइट आपके पास V2 माइनस P1 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सब्सटीट्यूशन है, 320 माइनस 200 ये आपके पास 120 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगेन 3 किलो जूल्स की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हम कंप्लीट करते हैं पार्ट के दोनों, हम जो वर्क डन है, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नेट आपके पास जो वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। जो पार्ट सी था हमारे पास, उसमें हमें स्प्रिंग का वर्क फाइंड आउट करना था कि स्प्रिंग का फ्रैक्शन ऑफ द वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क है अगेंस्ट द स्प्रिंग वो कौन सा वाला है, ठीक है। स्प्रिंग वर्क आपके पास ये है, ठीक है, जो आपके पास जो लीनियर लाइन से शो हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल शो कर रहा है ये आपके पास स्प्रिंग वर्क को शो कर रहा है, ठीक है। अगर स्प्रिंग नहीं होती तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रही होती वो फिर वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस से भी शो हो सकती थी, ठीक है। जो स्प्रिंग की वजह से जो एडिशनल प्रेशर आ रहा है वो ये ट्राइंगल की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जो पार्ट 2 है हमारे पास, यानी कि वर्क डन जो 2 है, ठीक है, उसको एज अ स्प्रिंग वर्क में राइट कर सकता हूँ, ठीक है। और सिंपली उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 किलो जूल्स हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर मैं मूव करता हूँ आगे, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज सिस्टम्स, अभी तक हमने जो है वो एनर्जी बैलेंस को अप्लाई नहीं किया, ठीक है। हमने एक वर्क डन कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट थ्रू दी प्रेशर और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन से, ठीक है। व्हाट सपोज कि अगर हमारे पास हीट ट्रांसफर भी हो, ठीक है, या कोई और वर्क डन इन्वॉल्व हो, लाइक इलेक्ट्रिक वर्क हो या आपके पास शाफ्ट वर्क हो, ठीक है, उस केस में आप फिर सिस्टम के एनालिसिस को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है, और एक इक्वेशन डेवलप की थी कि जो नेट चेंज है विद इन द सिस्टम एनर्जी का, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें एंटर हो रही है माइनस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से लीव कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस होगा, ठीक है, वो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा विद इन योर सिस्टम के वो कितनी होगी, ठीक है। ओके, सो एट दिस पॉइंट आप लोगों को मैं वो इक्वेशन रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि वो हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं चैप्टर 2 में, हम उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ई इन और ई आउट की टर्म्स हैं, अगर आप लोगों को रिकॉल करवाऊं तो इसके अंदर दो आपके पास टर्म्स होती थी,
इसमें क्यू इन होता था यानी कि हीट ट्रांसफर इन, और वर्क डन इन होता था। हीट और वर्क की आपके पास ट्रांसफर इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बाउंड्री से एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो हीट और वर्क की फॉर्म में होगी, ठीक है, फॉर अ क्लोज सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम होगा तो उसमें एक तीसरी एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी, विच इज दी मास टर्म, ठीक है। विद इन द सिस्टम जो आपके पास चेंजेस आएगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जब चेंज होगी जब आपके पास सिस्टम एज अ होल बॉडी जो है वो मूव कर रहा हो, ठीक है। तो आपके पास सिस्टम अगर टोटल एज अ कंप्लीट बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, उस केस में आपके पास चेंज ऑफ इंटरनल और काइनेटिक एनर्जीज भी मौजूद, सॉरी, चेंज ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज मौजूद होती है, ठीक है। अगर स्टेशनरी सिस्टम होगा तो उस केस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की कोई चेंज अकर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। रेट के फॉर्म में भी हम इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरी फॉर्म पर यूनिट मास में भी इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज तीनों फॉर्म्स को मैं वन बाय वन आप लोगों को चैप्टर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यूजुअली जो रेट की फॉर्म है, ठीक है, यानी कि पर यूनिट टाइम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आपके पास मास ट्रांसफर इन्वॉल्व हो, ठीक है। सिमिलरली अगर पर यूनिट मास इसको मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करवा दूं तो आप इसको स्पेसिफिक एनर्जीज की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम का मास गिवन नहीं है तो फिर आप स्पेसिफिक एनर्जीज की फॉर्म में भी सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो, एनर्जीज को, ठीक है। लास्ट चीज, आपके पास एक साइक्लिक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है। अच्छा, अब साइक्लिक फॉर्म ऑफ द एनर्जी या साइक्लिक प्रोसेस क्या हो सकता है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे आप वापस एंड करेंगे, ठीक है। तो अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आप दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है, उस केस में आपके पास ये जो डेल्टा ई सिस्टम वाली टर्म है, ठीक है, ये जीरो हो जाएगी क्योंकि सिस्टम की जो एनर्जी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम जहां से हमने स्टार्ट किया था हम एंड भी उसी पॉइंट पे आके कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो चेंज नहीं हो रही है, और जितनी एनर्जी इन हो रही है उतनी आउट हो रही है, ठीक है। तो इन दिस केस जो आपके पास ई इन और ई आउट वाली टर्म्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, और नेट वर्क डन बराबर हो जाएगा नेट हीट ट्रांसफर के, ठीक है। यानी कि जो भी वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा होगा वो डिपेंडेंट होगा कि उसमें हीट ट्रांसफर कितना अकर हो रहा है, जितनी आप हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं एक आगे भी एक आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जरा एक सेकंड के लिए होल्ड करें। नेट वर्क आउट डन का मतलब यह है कि यहाँ पे डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन, ठीक है। नेट क्यू इन का मतलब है कि क्यू इन माइनस क्यू आउट, ठीक है। तो इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सो ओके, आप लोगों को अगर याद हो कि हमने जो है ना चैप्टर 2 के अंदर, सॉरी चैप्टर 3 के अंदर फेस चेंज प्रोसेस को जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। और फेस चेंज प्रोसेस में क्या होता है, यूजुअली आपके पास जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस हो जहाँ पे आपके पास वर्क डन अकर हो रहा है, ठीक है, बाउंड्री वर्क मौजूद है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर की एग्जांपल यहाँ पे पता चल गई कि आपके पास जहाँ पे फेस चेंज अकर हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर को शो करेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं अपनी एनर्जी इक्वेशन राइट करूं, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन आपके पास ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। ई इन के आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, क्यू इन और वर्क इन, ठीक है। अगर मैं इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस को स्टडी करूं तो यहाँ पे कोई वर्क अप्लाई कर रहे हैं हम क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर इन हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्यू इन की टर्म मौजूद है आपके पास, वर्क डन की टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्यू इन मौजूद है, ठीक है। तो ई इन की जगह आपके पास आ जाएगा सिंपली क्यू इन की टर्म, ठीक है। अच्छा, सेकंड ई आउट, ई आउट में आपके पास क्या है, वर्क डन आपके पास सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई क्यू आउट नहीं है, तो क्यू आउट वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और वर्क आउट यानी कि आपके पास बाउंड्री वर्क वाली टर्म मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ पे बाउंड्री मूव कर रही है, तो एज अ आउटपुट आपको एक वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन वाली टर्म आ जाएगी बिकॉज ऑफ द बाउंड्री वर्क। और चेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है,
चेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली आप हीट ट्रांसफर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। मैंने यहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली है, उसकी वजह क्या है, आपका जो सिस्टम है, ठीक है, वो किसी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट से उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है और उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जिसका कंटेंट है विद इन द सिस्टम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरा सिस्टम हमारा कहीं मूव नहीं कर रहा है और ना उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। देयरफॉर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर जीरो, ठीक है। सिर्फ हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी जो वेरी कर रही होगी, ठीक है। तो हमने इसको U2 माइनस U1 से जनरेट कर लिया। अच्छा, अब ये पूरा आपको एक्सप्लेन करने का वजह क्या थी, हम एक चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं जो आपको मैंने चैप्टर 3 में थोड़ा समझाया था, ठीक है। जो वर्क डन होगा अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कल की स्लाइड्स में। हमने वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, ये यहाँ पे किया था, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, ठीक है, वर्क डन क्या होगा, P V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट टू रिकॉल यू, मैंने ये आपको स्लाइड जो है वो शो कर दी थी। अब वापस आते हैं एंड वी कैन सी कि जो वर्क डन ऑफ अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है वो P V2 माइनस V1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो U2 है और PV2, ठीक है, ये टर्म एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को शो कर रही होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर 3 में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि इंटरनल एनर्जी और आपके पास जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये आपके पास एंथैल्पी को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो दो केसेस में आप एंथैल्पी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो रहा होगा, वो आपको एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली जो पॉइंट 1 है उसकी एंथैल्पी जो है वो H1 हो जाएगी और पॉइंट 2 की एंथैल्पी H2 हो जाएगी। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है कि आपके पास जो चेंज ऑफ द एंथैल्पी हो रहा है विथ ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ Q इन Q पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे एंथैल्पीज पता चल जाए तो मैं Q इन को फाइंड आउट कर सकता हूँ, या ऑपोजिट कर लें आप कि अगर मुझे Q इन पता चल जाए तो मैं एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स हमें ये वर्क डन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये नहीं इन्फॉर्मेशन पता होती, सिर्फ हमें एंथैल्पी की इन्फॉर्मेशन पता होती है थ्रू टेम्परेचर और सम अदर मीन, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिफिकल्ट हो, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्क को, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क के आपके पास के यू कैन ऐड अनदर सॉर्ट ऑफ वर्क इन योर बाउंड्री वर्क की जगह, ठीक है। अगर बाउंड्री वर्क के साथ पिस्टन भी मूव कर रहा है, ठीक है, और कुछ वर्क इन भी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्यू इन के साथ एक और टर्म आ जाएगी विच इज वर्क इन वाई टर्म, ठीक है। और ये वर्क इनकी जो टर्म होगी ये आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क की फॉर्म में शो होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो इसी को शो कर रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास 2 मिनट है, मैं खाली इंट्रो करवा देता हूँ, फिर बाकी कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज मैं डिले कर दिया, मैंने स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, जिसका मास जो है वो 25 ग्राम्स है ऑफ सेचुरेटेड वाटर वेपर, ठीक है। तो वर्ड्स पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है, सेचुरेटेड वाटर वेपर है, ठीक है। तो सेचुरेटेड वाटर वेपर को हमने हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर मौजूद है और इसमें से कुछ क्यू आउट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए हमें बेसिकली अपनी हीट ट्रांसफर प्रोसेस या जो एनर्जी एनालिसिस है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये कल की क्लास में करवा देता हूँ।